मेरे प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेरे मेहरबान दोस्तों, इस प्रोग्राम के लिए लगातार मिल रहे आपके प्यार का, आपके विचारों का, सुझावों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और आप सबको शुभकामनाएं देता हुआ शुरू करता हूं आज का ये सुहाना सफर। तो जनाब, बात उस अनोखे, निराले, बेजोड़ कलाकार की जिसने अपने घर के बाहर एक साइन बोर्ड लगा रखा था जिस पे लिखा था बिवेयर ऑफ, और लिख दिया अपना नाम। बता सकते कौन हो सकता है ये कलाकार? एनी आइडिया? हिंदी सिनेमा का सबसे वर्सेटाइल मल्टी टैलेंटेड जीनियस। जितना ये जीनियस बड़ा उतना ही शरारती, अजीब अजीब हरकतें करने वाला इंसान। एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, गीतकार, एक ही व्यक्ति में सारी कलाएं जिसमें समाई हूं, उस व्यक्ति का नाम बोलिए। किशोर कुमार। बिल्कुल सही बात है, जोरदार तालियां किशोर कुमार के लिए। वार्डन रोड पर एक घर में वो कुछ वक्त के लिए रुके थे। ये वो वक्त था जब उनका जुहू में बंगला तैयार हो रहा था। तो दरवाजे के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था जिस पर लिखा था बिवेयर ऑफ किशोर कुमार, किशोर कुमार से सावधान रहें। एक बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रवेल इसी घर में आए। उन्होंने किशोर कुमार से कुछ रुपए उधार लिए थे, लौटाने आए थे बेचारे पैसे। देखिएगा आप, पैसे लौटाए और जैसे ही उठने लगे जाने के लिए वापस, उठने से पहले उन्होंने किशोर कुमार से हाथ मिलाया। तो किशोर कुमार ने हाथ मिला के रवेल साहब का हाथ काट लिया। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस असॉल्ट की कारण, इस सडन आक्रमण की वजह से रवेल साहब की क्या हालत हुई होगी। हक्का बक्का रवेल साहब, मुंह से बात नहीं निकल रही है कुछ। और किशोर कुमार ने खुद ही कहा कि आपने घर के अंदर आते हुए नहीं देखा कि बाहर बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? किशोर कुमार से सावधान। ये किशोर कुमार के मजाक करने का अकेला किस्सा नहीं था। मध्य प्रदेश में जहां उनका पुश्तैनी घर है, खंडवा में, वहां पर भी बोर्ड पर लिखवा लिया था मेंटल हॉस्पिटल, पागल खाना। घटना बड़ी अजीब है, लेकिन किशोर कुमार का नाम आते ही ऐसा लगता है कि ये हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल था। क्यों करते थे वो, किस लिए करते थे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गुत्थी है जिसे अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया है। लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि इनमें से हो सकता है बहुत सारी कहानियां झूठी हों, बनाई हुई हों, फिक्टिशियस हों, कंट्राइव्ड हों, लेकिन एक सत्य तो बात है कि किशोर कुमार से ज्यादा गुणी और सर्वसंपन्न कलाकार शताब्दियों में कभी पैदा होता है। बात एक ऐसी फिल्म की जिसके एक सीन में शायद सबसे ज्यादा गेस्ट अपीयरेंस में स्टार्स नजर आए, पॉपुलर सिंगर्स भी थे उसमें। यह फिल्म रिलीज हुई थी सन 1960 में और इस फिल्म में थे तीनों आनंद, देवानंद, चेतनानंद और सबसे छोटे भाई विजय आनंद। ये ही अकेली एक ऐसी फिल्म है जिसमें तीनों भाइयों ने एक साथ एक्टिंग की है। इस फिल्म का एक गाना बहुत पॉपुलर है, खोया खोया चांद, खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, काला बाजार। काला बाजार, काला बाजार। काला बाजार में एक सीन है जहां देवानंद, जो उनका कैरेक्टर है, एक फिल्म के प्रीमियर का टिकट ब्लैक करते हैं। यह सीन पिक्चराइज किया गया था सन 1957 में, जब मदर इंडिया का प्रीमियर हो रहा था। जनाब, ये एक्चुअल शूटिंग मदर इंडिया के एक्चुअल प्रीमियर के दौरान की गई थी। वहां भीड़ के बीच देवानंद घूमते हुए नजर आते हैं। देव साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो बहुत देर तक लोगों के बीच में घूम रहे थे और जनता को इतनी भीड़ में पता भी नहीं चला कि देवानंद उनके बीच मौजूद हैं और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ये सीन अगर आप गौर से देखेंगे काला बाजार में, तो इसमें आपको जो स्टार्स नजर आएंगे, दिलीप कुमार, गीता दत्त, गुरुदत्त, राजकुमार, राजेंद्र कुमार, सोहराब मोदी,
मुकरी साहब भी दिखेंगे आपको, नरगिस जी भी दिखेंगी, नादरा जी भी दिखेंगी और निम्मी जी भी दिखेंगी, और इसके अलावा जो सिंगर्स भी दिखेंगे आपको, लता जी दिखेंगी, किशोर कुमार दिखेंगे और रफी साहब दिखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने आप में सीन बहुत हिस्टोरिक सीन है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक मुझे जानकारी है, किसी भी फिल्म के किसी भी सीन में इतने सादा स्टार्स कभी नजर नहीं आए हैं। और वो फिल्म थी काला बाजार। प्राण किशन सिकंद यानी कि प्राण साहब, जोरदार तालियां प्राण साहब की स्मृति में। प्राण साहब को बड़े होने तक भी अपने जन्म का दिन पता नहीं पड़ा था। उन्हें यह पता था कि उनकी पैदाइश 1920 में फरवरी के महीने में हुई है। अब जब वो बड़े हुए और अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए तो एक फॉर्म भरना था जिसमें उन्हें एक वो था कि अपना जन्मदिन लिखिए, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये फॉर्म भरते हुए उन्हें याद आया कि बुआ जी ने एक बार प्राण साहब को बोला था कि तुम फरवरी के महीने में पैदा हुए थे। इस बात को याद करते हुए और सही मानते हुए प्राण साहब ने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी 22 फरवरी 1920। अब यही उनकी ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ बन गई। तो प्राण साहब की बात को भी लोगों ने मान लिया। कुछ साल गुजर गए। प्राण साहब लाहौर में काम करते थे फिल्मों में। उनके बहुत से इंटरव्यूज मैगजीन्स में आने शुरू हो गए, अखबारों में लिखा जाने लगा उनके बारे में। तभी एक आर्टिकल में उनकी डेट ऑफ बर्थ भी छप गई। किस्मत से ये आर्टिकल दिल्ली के बल्ली मारान, पुराने दिल्ली में एक मोहल्ला बल्ली मारान मोहल्ले के कुछ बाशिंदों ने भी पढ़ लिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राण साहब दिल्ली के इसी मोहल्ले में पैदा हुए थे। तो इन लोगों में, इसी मोहल्ले में एक शख्स थे जो उस जमाने में जब प्राण साहब पैदा होते दिल्ली म्युनिसिपैलिटी में काम किया करते थे और प्राण साहब की फैमिली को जानते भी थे। उन्हें याद आया कि प्राण साहब, ये बच्चा प्राण जो पैदा हुआ उन्हीं के सामने पैदा हुआ है और 22 तारीख फरवरी की तो नहीं जमती है। तो इस आदमी ने, जो बल्ली मारान के जो शख्स थे, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स निकलवाए और बड़ी मेहनत करके ढूंढ ढांड के प्राण साहब के जन्म की असली तारीख निकलवाई। और फिर मोहल्ले के लोगों के कहने पर उन्होंने प्राण साहब को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में था, हमने आपका आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में छप गया था कि 22 फरवरी 1920 को आप पैदा हुए, मेरे सामने आप पैदा, म्युनिसिपैलिटी में काम करता था, बल्ली मारान मैं आपके परिवार को जानता हूं, मैं उम्र में बाप के समान हूं आपका, और मेरे सामने आप पैदा हुए थे। और दरअसल म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप 22 फरवरी नहीं 12 फरवरी 1920 को पैदा हुए। बल्ली मारान मोहल्ले के सारे बाशिंदे बहुत खुश हो जाएंगे अगर आप हमारे खत का जवाब एक्नॉलेज करेंगे और उस खत का जवाब देंगे। प्राण साहब को जब ये लेटर मिला तो बहुत खुश हुए। उन्होंने तहे दिल से बल्ली मारान मोहल्ले के, जिस मोहल्ले में पैदा हुए थे, उन सब के बाशिंदों को शुक्रिया का खत भेजा, धन्यवाद दिया। तो इस तरह से प्राण साहब को असली डेट मालूम हुई। खय्याम साहब का असली नाम था मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी। संगीत के फील्ड में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो इन्होंने गुरु बनाया हुस्नलाल भगत राम जी को। बहुत मशहूर संगीतकारों की जोड़ी थी। हुस्नलाल जी और भगत राम जी के एक और शागिर्द भी थे, रहमान साहब। तो इन्हीं के साथ काम करते हुए खय्याम साहब की मुलाकात हो गई रहमान साहब से। दोनों के बीच में ट्यूनिंग हो गई और इन्हें मौका मिल गया 1947 की फिल्म, एक पंजाबी फिल्म है हीर रांझा। दोनों जब इस फिल्म का संगीत कर रहे थे तो बात आई कि जोड़ी का नाम क्या रखा जाए। नाम क्या करेंगे यार, फिल्म तो मिल गई लेकिन क्या करेंगे। रहमान खय्याम रखें। तब इनके गुरुओं ने, हुस्नलाल जी ने और भगत राम जी ने, इन्हें सुझाव दिया कि ऐसा करो, जैसे तुम्हारे गुरु हैं हुस्नलाल भगत राम, वैसे ही तुम्हारी जोड़ी भी है, तुम अपना नाम शर्मा जी वर्मा जी रख लो। हिंदुस्तान का वो जमाना बहुत सेक्युलर जमाना था। धर्म के नाम पर ये वायलेंस और इतनी कंफ्यूजन, गलत फहमियां आई नहीं थी। तो गुरु के कहने पर खय्याम और रहमान दोनों ने अपना नाम रख लिया शर्मा जी वर्मा जी। पहली फिल्म में काम ही किया था कि हो गया हिंदुस्तान का बंटवारा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, और हालात कुछ ऐसे हो गए कि वर्मा जी यानी कि रहमान साहब को पाकिस्तान जाना पड़ा और रहमान साहब यानी कि वर्मा जी बिछड़ गए शर्मा जी से और शर्मा जी अकेले रह गए, यानी खय्याम साहब अकेले रह गए। स्ट्रगल करते करते खय्याम साहब को एक फिल्म मिली जिसका नाम था फुटपाथ। इस फिल्म के डायरेक्टर जिया सरहदी साहब ने खय्याम साहब को साइन किया कि तुम मेरी फिल्म में म्यूजिक दोगे, और साथ साथ ये भी कहा कि यार ये अब शर्मा जी के नाम से दोगे, क्योंकि हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते थे शर्मा जी वर्मा जी, या वर्मा जी तो चले गए रहमान, तो शर्मा जी अकेला नाम ठीक नहीं लगेगा,
तुम कुछ और नाम सोचो। जो तुम्हारे नाम में जहूर और हाशमी के बीच में जो खयाम है वो नाम रख लो, इसी नाम से तुम अपना करियर रीलॉन्च करो। तो जहूर खयाम हाशमी साहब ने जिया सरहदी साहब की बात मान ली और बन गए खयाम। बात उस जमाने की है जब देवानंद फिल्मों में काम करने के लिए, हीरो बनने के लिए गुरदासपुर पंजाब से आ गए बंबई। स्ट्रगल जारी था। तभी उनकी मुलाकात हुई राजा रॉय से। राजा रॉय चेतन साहब के दोस्त और क्लासमेट थे। देवानंद के जो बड़े भाई थे चेतन साहब, उनके दोस्त भी थे और क्लासमेट भी थे। इन्हीं राजा रॉय की बिल्डिंग में रहते थे उस जमाने के स्टार मोतीलाल जी। मोतीलाल जी के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे मुल्क में जो बेहतरीन एक्टर्स हुए हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाएगी तो बेहतरीन एक्टर्स, स्टार्स की बात नहीं कर रहा, आप ध्यान रखिएगा, तो उसमें मोतीलाल जी का नाम फर्स्ट 3 की लिस्ट में आएगा। मोतीलाल जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रियलिस्टिक एक्टिंग करना कब सिखाया था, रियलिस्टिक एक्टिंग करना। तो देवानंद ने राजा रॉय से कहा कि आप किसी भी तरह मुझे मोतीलाल जी से मिलवा दीजिए। बात चल रही है राजा रॉय की, उसी बिल्डिंग में मोतीलाल जी रहा करते थे। और राजा रॉय ने एक दिन सचमुच देवानंद साहब को मोतीलाल जी से मिलवा दिया। एक दिन देवानंद सो रहे थे वही राजा रॉय के घर में, तभी अचानक राजा रॉय आए और बोले, जरा जल्दी उठो, तुम्हें मोतीलाल से मिलवाना है। वो अपने काम पे जा ही रहे, फटाफट उठकर बाहर चलो। देवानंद जैसे थे वैसे ही ग्रेट मोतीलाल से मिलने के लिए फटाफट बाहर आ गए। वहां राजा रॉय ने उनका तारुफ करवाया मोतीलाल जी से। मोतीलाल ने उनसे पूछा, क्या करने आए हो लाहौर से? यहाँ देवानंद ने कहा, वही जो आप करने दिल्ली से आए सर। मोतीलाल जो अभी अभी नींद से उठकर आए थे, उन्होंने देवानंद को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो तुम हीरो बनना चाहते हो? देव साहब ने कहा, जी हाँ, हीरो बनना चाहता हूं आपकी तरह। मोतीलाल जी ने कहा, मेरी तरह क्यों, मुझसे बेहतर क्यों नहीं? और यह कहकर उन्होंने कहा कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, इसी तरह जोश बना के रखो। ड्राइवर को बुलाया, गाड़ी में बैठे और चले गए। देवानंद उनकी गाड़ी को मरीन ड्राइव से जाता देख ये सोचने लगे कि एक दिन वो भी इसी तरह किसी गाड़ी में बैठकर शूटिंग पर निकलेंगे, रास्ते में लोग उन्हें पहचानेंगे और भीड़ टूट पड़ेगी उनके दीदार के लिए। जैसे लोग आज मोतीलाल को चाहते हैं, वैसा ही जलवा मेरा एक दिन होगा। ख्वाब देखने का सबको है। इस घटना के कुछ सालों बाद जब देवानंद के कदमों ने कामयाबी को छुआ और वो बन गए स्टार, और उनकी दूसरी मुलाकात हुई मोतीलाल जी से फिल्म असली नकली में, जहां देवानंद हीरो थे और मोतीलाल जी कर रहे थे कैमियो रोल। देवानंद साहब कहते हैं कि उन्हें अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो पाया कि ये वही मोतीलाल है जिसे देखकर मैं अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा था, और क्या ये वही देवानंद है जो कल तक काम की तलाश में भटक रहा था और आज हीरो बन गया है और मोतीलाल जी से भी बड़ा रोल कर रहा है। देव साहब ये भी कहते हैं कि इस घटना के कुछ साल बाद मोतीलाल जी उनके घर आए और मोतीलाल जी ने देवानंद से रिक्वेस्ट की, देव, क्या तुम मेरी पिक्चर में काम करोगे जिसे मैं डायरेक्ट करने वाला हूं? देवानंद कहते हैं कि वो उस फिल्म में जरूर काम करना चाहते थे, मगर वक्त की कमी की वजह से उन्हें मजबूरन दिल पे कड़ा पत्थर रख के मोतीलाल जी को मना करना पड़ा, क्योंकि इसी मोतीलाल की गाड़ी को देखकर उन्होंने कितने सपने बुने थे और देवानंद की किस्मत ने उन सपनों की ताबीर सामने ला दी जब वो स्टार बन गए। राजेश कुमार गुप्ता जी ने पूछा नौशाद साहब का और महबूब खान साहब का किस्सा, कि किस तरह से नौशाद साहब फिल्म के सेट पे पहुंचे और सजेशन देने लगे। देखिए, इन दोनों ने पहली बार काम किया फिल्म अनमोल घड़ी में। ये मैं आपको बता रहा हूं जो मार्केट में अवेलेबल है, जो सुना है। फिल्म की सेटिंग चल रही थी म्यूजिक को लेकर, तो महबूब खान साहब जो फिल्म के निर्देशक थे और बहुत बड़े डायरेक्टर, अपने आप में स्टार डायरेक्टर, वो नौशाद साहब को जो न्यू कमर म्यूजिक डायरेक्टर था, बहुत सारे म्यूजिकल सजेशंस दे रहे थे। लेकिन ये बात नौशाद साहब को मन में लग गई। अब जब शूटिंग शुरू हुई तो एक दिन नौशाद साहब सेट पे पहुंचे। इस तरह की बात है, मैं अब बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस तरह की मार्केट में बात है। सेट के ऊपर पहुंचे और महबूब खान साहब को सजेशन देने लगे, यहाँ पे ट्रॉली लगाइए, ये लेंस लगाइए, फिल्म को ऐसे शूट करना चाहिए, ये पर्दे फर्दे कुछ अपने सजेशन देने लगे। महबूब खान ने कहा,
नौशाद ये तुम्हारा काम नहीं है। तो नौशाद साहब ने कहा वो जो म्यूजिक सिटिंग में आप बैठ के सजेशन दे रहे थे वो भी आपका काम नहीं है। अच्छा ना, ये जो किस्सा है मेरे हिसाब से ये बेकार बकवास का किस्सा है, इसका कोई कुछ नहीं है, अखबार में किताब में कुछ भी लिखा रहे। देखिए, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुप्रीम होता है। ये हमारी प्रोड्यूसर है अर्पिता जी, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। पैसा कौन देती है? प्रोड्यूसर देता है, तो जो ये बोलेगी वही मैं करूंगा ना। सो इस किस्से के अंदर कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल बकवास किस्सा है। मुझे नहीं लगता है कि नौशाद साहब जो यंग डायरेक्टर होंगे और महबूब खान जैसे सीनियर डायरेक्टर को, जिनका हक है कहना मुझे गाना ऐसे चाहिए, उसमें बुरी बात क्या है भाई? सो इस किस्से से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं कि नौशाद साहब इतने इमेच्योर्ड नहीं थे कि अपने डायरेक्टर की बात नहीं मानेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे इस शो में जो भी इंसिडेंट्स हों, जो भी ट्रिवियाज हों, जो भी स्टोरी हों, वो ऑथेंटिक हों। और ऑथेंटिसिटी के लिए, जेन्युइननेस के लिए अब इंटरनेट नहीं, अब आपको आना पड़ेगा 92.7 बिग एफएम के प्रोग्राम में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।